गुड इवनिंग। मैं आज आप लोग के सामने क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं। और पहला पार्ट हो चुका था जिसका वीडियो आप मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। दूसरा पार्ट मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन बच गया था, पार्ट 1 में नहीं आ पा रहा था, मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं उसे पार्ट 2 में लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे आज क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लग गई थी? तो मर्चटेम है, मर्चटेम। ये जितना भी देख रहे हैं ना, वेलोनिया, ब्रुसेल्स, ब्लेनिया, ब्रुसेल्स और मोन्स और मर्चटेम, ये सब बेल्जियम के शहर का नाम है। ठीक है। और जब बेल्जियम की बात आ गई है तो आप देख सकते हैं कि बेल्जियम जो है, तो आप देख सकते हैं कि बेल्जियम का जो राजधानी कहाँ है। तो बेल्जियम की राजधानी आप देख सकते हैं कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। कौन है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? बेल्जियम की मुद्रा क्या है? तो बेल्जियम की मुद्रा यूरो है। क्या है? यूरो है। ठीक है। और बाकी बेलोनिया, मर्चटेम, मोन्स और ब्रुसेल्स, ये चारों ऑप्शन जो है ये आपका बेल्जियम के शहर का नाम है। बेल्जियम का शहर का नाम है। ठीक है। और बेल्जियम जब आया है तो उसका राजधानी जानेंगे कि उसकी राजधानी ब्रुसेल्स है और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था, तो भारत में जब पंचायती राज संस्था आया है तो आपको पहले जानना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पहले जो है 33% का आरक्षण दिया गया था। कितना प्रतिशत? 33% का आरक्षण दिया गया था। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य हुआ जो 2006 ईस्वी में जो 2006 ईस्वी में बिहार पंचायती राज पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण कर दिया गया। ठीक है। तो बिहार पहला राज्य ऐसा था जहां पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण दिया गया था। ठीक है। बिहार पहला राज्य था। कौन सा राज्य था? बिहार पहला राज था। अब जब पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में आ गई है तो कुछ और जान लेंगे हम लोग कि पंचायती राज व्यवस्था में से संबंधित है बलवंत मेहता समिति। ठीक है। बलवंत मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित है। उसके बाद अशोक मेहता समिति, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। तो आप लोग बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आया था 1957 में। कितना में? 1957 में। और अशोक मेहता समिति आया था 1977 में। ठीक है। 1977 में आया था। आप देख सकते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं से जब भी क्वेश्चन आए और आपसे पूछे कि बलवंत मेहता समिति किस व्यवस्था से संबंधित है, तो आप बताएंगे बलवंत मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए बलवंत मेहता समिति 1986 में बना था। ठीक है। एल एम सिंधवी समिति 1986 में बना था। इसका भी संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। इसका भी संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। और भारत में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। भारत में 73वां संविधान संशोधन करके भारत में 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था। 1993 में किया गया था। तो भारत में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण का व्यवस्था किया गया। तो आपसे पूछेगा कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है, कितनी सीटें नहीं करना चाहिए था, कितने प्रतिशत ऑप्शन है। इसमें क्या है? प्रतिशत ऑप्शन है। तो यहाँ पे होना चाहिए था कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो आपका शुरुआत में मिला था 33% जब शुरू में, फिर संविधान संशोधन करके उसको जो है पंचायतों में 50% कर दिया गया और उसको राज्य लागू करने वाला पहला राज्य क्या था, कौन सा था, तो बिहार था।
पहला राज्य क्या था? बिहार था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जाति आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? जाति आधारित विभाजन। ठीक है। आपको ये सुन करके आश्चर्य लगेगा कि जाति आधारित विभाजन सबसे ज़्यादा यदि कहीं ऑप्शन है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और भारत, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में ही जाति आधारित विभाजन है, बाकी न नॉर्वे में है, न डेनमार्क में, न स्वीडन में है। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? श्रम के लैंगिक विभाजन क्या क्या बन चुका है हमारे समाज में कि खाना बनाने का काम सिर्फ महिलाएं करेगी, घर का बाहर का काम सिर्फ पुरुष करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। खाना बनाने का काम पुरुष भी कर सकते हैं, बाहर का काम महिलाएं भी कर सकती है, वो सक्षम है करने में तो कर सकती हैं। ठीक है। तो इसलिए श्रम का जो विभाजन हो, श्रम का जो विभाजन हो लैंगिक विभाजन के आधार पर नहीं हो, मतलब लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन नहीं हो। तो पूछता है क्या, क्वेश्चन है आपका कि श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? हमारे यहाँ जो श्रम का जो लैंगिक विभाजन हुआ उसके परिणाम क्या निकल गया है? स्त्रियाँ चार दीवारी में सिमट कर रह गई। ठीक है। स्त्रियाँ आर्थिक रूप से विपन्न रह गई, तो ये परिणाम गलत है। स्त्रियाँ स्वतंत्र हो गई, ये परिणाम भी गलत है। स्त्रियां श्रम करने जैसी बीमारी से बच गई, ये भी ऐसी बात नहीं है कि स्त्रियां चाहती है कि हम काम के डर से काम करने से बचे रहें, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत, ये भी गलत। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट करके रह गई। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है जो कि सही आंसर है। ये सब पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है, सत्ता लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अर्थात सत्ता में भागीदारी। तो उसी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करवा चुके थे पार्ट 1 वीडियो में। अभी जो हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं कि जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। ठीक है। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता, ठीक है, यानी कि लिंग के आधार पर जो हम लोग असमानता करते हैं उसका क्या आधार है? तो उसका आधार है क्या, जो देखेंगे, स्त्री पुरुष की जैविक बनावट। ये आपका लैंगिक असमानता का आधार नहीं हो सकता है। दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं। हमारा समाज में जो प्रचलित रूढ़ छवियां हैं, जो पुरानी परंपरा वाले लोग हैं या पुरानी जो बातें चली आ रही है, और समाज का जो भूमिका है, हमारे समाज में जो समाज का जो सामाजिक भूमिकाएं हैं वही लैंगिक असमानता का आधार माना गया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। दोनों में साक्षरता दर यदि ज़्यादा है तो फिर लैंगिक असमानता का आधार नहीं हो सकता। दोनों के आर्थिक आधार ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? अब 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है सही है, जो कि भारतीय संविधान में वर्णित है स्वतंत्रता के अधिकार से। तो आप जानते हैं, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनुच्छेद आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 हमको जो है स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता है, बल्कि अस्पृश्यता से संबंधित है। इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार हमको देता है। हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता का राइट टू फ्रीडम का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 16 में देश के नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 16 स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में नहीं
कहता है, बल्कि कहता है कि यदि किसी राज्य में कोई जाति विशेष पिछड़ा है तो उन्हें राज्य सरकार आरक्षण दे सकती है। अनुच्छेद 16 इस बात का है, इसलिए ये भी गलत है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का ग में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये भी गलत है, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि 17A में 17 जो अनुच्छेद 17 था वो अस्पृश्यता से संबंधित था, तो 17 का क ख ग भी उसी से संबंधित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है, तो उसका सही ऑप्शन होगा संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? इसमें 4 देश का नाम दिख रहे हैं, एक बेल्जियम है, भारत है, यूगोस्लाविया है और नीदरलैंड है। 4 देश है। देखेंगे बेल्जियम, शुरू क्वेश्चन आया था आपका, सबसे पहला क्वेश्चन था कि बेल्जियम के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक है, उसके बाद भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है, नई दिल्ली। ठीक है, फिर है यूगोस्लाविया। ठीक है, तो यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? तो यूगोस्लाविया की राजधानी नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी बेलग्रेड है। क्या है? बेलग्रेड है। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन यूगोस्लाविया में हुआ था। क्या किस में हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है, तो कोई आपका क्वेश्चन है कि किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, तो उसका आंसर होगा क्या? यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया इसका आंसर होगा, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए सही होगा। अब जातिवादी क्या होगा? जहां धर्म के आधार पर क्या हो जाएगा? जाति को, किसको? जाति को। धर्म को की जगह पे हो जाएगा जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवाद कहलाएगा। ठीक है, आदर्शवादी यानी वो आदर्श बातों को मानता है तो वो आदर्शवादी होगा। धर्मनिरपेक्ष क्या होगा? जो किसी भी धर्म को समुदाय का मुख्य आधार नहीं मानता हो, बल्कि सभी धर्मों को वो समुदाय का मुख्य आधार मानता हो, तो वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, जो सभी धर्मों को मानता हो, जो सभी धर्मों को क्या करे? धर्मों को मानता हो, जो सभी धर्मों को मानता हो वो क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ठीक है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त? आंसर होगा 1918 में। ठीक है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब है ना, राइट टू कास्ट वोट, राइट टू कास्ट वोट यानी वोट देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार मिला किस वर्ष मिला? तो 1918 ईस्वी में मिला। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, ऐसे इसका आंसर होगा 10.68%। ठीक है, 10.68%।
15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो इसका आंसर होगा 10.68%। 10, ठीक है, 10.68%। अब देखेंगे 15वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ, 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ वो 2009 में हुआ था, ठीक है, 2009 में। 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ वो 2014 में हुआ। अब 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ वो 2019 में हुआ, और 18वीं लोकसभा का जो चुनाव होगा वो 2024 में होगा, ठीक है। ध्यान देंगे, 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 में, 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में, 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में, और 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 2024 में। इस प्रकार हम देखते क्या है कि अलग अभी तक 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है, अभी तक 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है, और आपका 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 ईस्वी में होने जा रहा है, ठीक है। तो 15वीं लोकसभा की बात कर रहा, तो इस लोकसभा में आपका महिलाओं का प्रतिशत जो था वो 10.68% था, 10.68% था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं, ठीक है, आप देखिएगा, याद रखिएगा, लिखल है 16वीं और महिलाओं की सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें याद रखने का तरीका है कि इसको उलट देंगे डिजिट को, एक आगे था अब एक पीछे चला गया, और 6 पीछे था वो 6 आगे चला गया, यानी 16वीं लोकसभा में 61 गो महिला सदस्य चुन करके लोकसभा गई थी। 16वीं लोकसभा के चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या 61 थी, कितनी? 61, यानी 16वीं लोकसभा के चुनाव में 61 महिलाएं चुन करके कहाँ गई थी? लोकसभा सदस्य बनी थी और पार्लियामेंट दिल्ली गई थी, ठीक है। अब आते हैं कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? देखिए क्या है ना कि जो जाति समर्थक व्यक्ति होंगे वो जातिवादी कहलाएंगे, ठीक है। जो पुरुष के समर्थन की बात करेंगे, जो पुरुष की बात करेंगे, पुरुष के हक की बात करेंगे, सिर्फ उनको पुरुषवादी कहेंगे। जो अधिकार, महिलाओं के अधिकार, ये जो महिलाओं के अधिकार और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाएंगे? तो नारीवादी कहलाएंगे, क्योंकि नारी का अधिकार की बात करते हैं, नारी के अवसर की बात करते हैं कि नारी को ज़्यादा चांस मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, तो इसलिए ये नारीवादी कहलाएंगे। और सांप्रदायिक कौन कहलाता है? संप्रदाय, जो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? संप्रदाय। तो संप्रदाय कौन कहलाएगा? जो धर्म के आधार पर एक दूसरे को लड़ाने का भेदभाव करता है, तो उसको हम लोग सांप्रदायिक कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या कौन कहलाएगा? जो सभी धर्मों को एक बराबर तवज्जो देता हो, जो सभी धर्मों को मानने वाला हो, तो धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। इनमें से कोई नहीं चौथा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा जो महिलाओं के अधिकारों और अवसरों की बात करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 13वां क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाओं को साक्षर है? तो इसका आंसर जाएगा 64.6%। जबकि पुरुष का साक्षरता दर कितना था? तो पुरुष थे 84.12%, पुरुष साक्षर थे 84.12%, और महिला कितना थी? 64.6%। जबकि
टोटल पुरुष और महिला मिलाकर के कितना थे, तो 74.04%। ये भारत की साक्षरता दर थी। ठीक है, 74.04% क्या थी, भारत की साक्षरता दर था। ठीक है, तो पुरुष का 84.12, पुरुष का 84.1 नहीं गलती हो गया, 82.12%। ठीक है, पुरुष का साक्षरता दर था 82.12%, जबकि टोटल पुरुष और महिला मिलाकर के भारत का साक्षरता दर था 74.04% और महिला का था सिर्फ था 64.6%। ठीक है, अब आते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है। एक आदमी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, ये सामाजिक परिवेश से संबंधित क्वेश्चन है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किनका है, तो ये कथन हमारे बिहार के ही मिट्टी से संबंधित हैं, बिहार के ही नेता हैं जगजीवन बाबू, जगजीवन राम, उनका कथन था कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। ये जगजीवन राम जी का कथन था। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री थे और सबसे ज़्यादा दिन तक कैबिनेट मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, सबसे ज़्यादा दिन तक रहने का गौरव प्राप्त है इनको, जगजीवन राम को। और अभी हाल ही में मतलब भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, पहली महिला मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, जो बनी थी कौन, मीरा कुमार। वो इन्हीं की बेटी है, जगजीवन राम की क्या है, पुत्री हैं मीरा कुमार। और ये बिहार के सासाराम सीट से चुनाव लड़ती हैं, सासाराम। ठीक है, सासाराम से ये चुनाव लड़ती हैं मीरा कुमार। और मीरा कुमार को भारत का पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मीरा कुमार को भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ, जो कि जगजीवन राम की पुत्री हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, ये आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। ये इनका कथन नहीं था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, इनका कथन नहीं था। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, इनका कथन नहीं था। ये कथन जगजीवन राम जी का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ठीक है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का जो पुराना नाम था, बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। चूँकि यह 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। चूँकि पश्चिमी पाकिस्तान के भेदभाव रवैये से पूर्वी पाकिस्तान के लोग नाखुश थे, नाराज़ थे। अंततः वह क्या हुआ कि अंततः वो एक आंदोलन छेड़े और उस आंदोलन सफल रहा। और वह आंदोलन शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा अवामी लीग के नेतृत्व में चला था। और अंततः भारत के सहयोग से बांग्लादेश का उदय हुआ 1971 ईस्वी में। ठीक है, 1971 ईस्वी में, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1971 ईस्वी। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में हुआ, इसका सही आंसर है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के सहयोग से हुआ था, भारत के सहयोग से। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो इस क्वेश्चन को हम जब पहले जब बता रहे थे, उस क्वेश्चन के आधार पर आप इसको बना सकते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो आपको पता होगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो है इसके पहले 33% का आरक्षण का व्यवस्था था।
33%, लेकिन इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया। ठीक है, और करने वाला सबसे पहला राज्य क्या था, बिहार था। ठीक है, ये सबसे पहला राज्य क्या था, बिहार था। इसलिए बिहार को ये गौरव प्राप्त है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण बढ़ाने वाला पहला राज्य बना। उसके बाद पंचायती राज संस्था से संबंधित है लॉर्ड रिपन का नाम। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था का एक प्रस्ताव लाया था। ठीक है, संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए लाया था, जिसको जो है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का क्या कहा था, मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन लाए थे 1882 ईस्वी में। ठीक है, और इन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का पिता। और महात्मा गांधी भी स्वराज का सपना देखते थे, और पंचायती राज अधिनियम को बनाने के पीछे एक रीज़न ये भी था, गांधी जी भी। और आपको और इस बात का जानकारी होना चाहिए कि भारत में पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। ठीक है, भारत में पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला, और लागू करने वाले थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 50%, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया 1975 ईस्वी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया 1975 ईस्वी को। इसका सही आंसर होगा 1975 ईस्वी को। अब यदि महिला वर्ष की बात आ गई तो आपसे एक क्वेश्चन और आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए 1975 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का मतलब क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का जो पहला चैप्टर है उसका सारा ऑब्जेक्टिव को मैंने करवा दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में हो चुका है। आप लोग जा कर के मेरे चैनल पर वीडियो देखें और इसका लाभ ज़रूर आपको मिलेगा। चुनाव